हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का धमाका शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो इस टॉपिक की शुरुआत में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये है कि क्या जो पॉलिटिक्स है वो लोग जो कपड़े पहनते हैं उसे बदल सकता है, या फिर जो लोग भाषा बोलते हैं और जो किताबें वो पढ़ते हैं क्या उसे बदल सकता है। तो ये सवाल इस चैप्टर के इस टॉपिक की शुरुआत में ही पूछा गया। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो 1789 में जो फ्रांस के मेन थे, वो मेंस थी, और जो वहाँ के चिल्ड्रंस थे, उन लोगों के लाइफ्स में बहुत सारे चेंज आए। और वो चेंज आए कई सारे नए नए लॉ के इंट्रोड्यूस होने के बाद। मतलब कि फ्रांस में उस टाइम पे बहुत सारे न्यू न्यू लॉज आ रहे थे, जिस वजह से लोगों के लाइफ्स में कई सारे चेंज आए। वो लॉ इक्वलिटी को लेकर के थे, लिबर्टी को लेकर के थे, और भी कई सारी चीज़ों को लेकर के थे। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो बास्टाइल का जेल था वहाँ पे फ्रांस में, उसे 1789 में तोड़ दिया गया, जिसके टूटने के बाद वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप नाम का एक लॉ लाया गया, और यही वो इम्पोर्टेंट लॉ है। तो जो बेस्टाइल का जो जेल टूटा उसको लेकर के ही हम लोग उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो जो बेस्टाइल का जेल था उसके टूटने के पीछे का मेन रीज़न ये था कि लोगों के बीच में ये बात फैल गई थी, अफवाह, कि जो किंग है उन्होंने आर्मी को आदेश दिया है पेरिस के अंदर जाने का और लोगों के अंदर ओपन फायर करने का, मतलब जो भी लोग दिखे उनके ऊपर गोली चला देने का। जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर गए, और इसी को लेकर के उन लोगों ने इस जेल को तोड़ दिया, जो कि वहाँ के राजा जो थे उनके शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मतलब इस जेल जो ये मतलब बेस्टाइल था, उससे उस राजा की शक्ति को दिखाया जाता था, और इसी कारण से लोगों ने इसे तोड़ दिया। अब हम लोग आते इस टॉपिक पे। तो जो सेंसरशिप होता है, तो सेंसरशिप लग जाने के बाद कोई भी मीडिया वाले, जो कि न्यूज़ पेपर्स होते हैं या फिर जो भी टीवी जो चैनल जो चलते हैं, यानी कि जो भी मीडिया वाले जो चीज़ हुए, वो तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि वो वहाँ के जो भी गवर्नमेंट है या फिर जो किंग है उनके खिलाफ, उनके मर्जी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं छाप सकते। मतलब जैसे कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ न्यूज़ में छापना है तो वहाँ के जो किंग है उन्हें उनसे परमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर वो किंग उन्हें परमिशन नहीं देते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं छाप सकते अपने न्यूज़पेपर में, या फिर कोई भी मीडिया की जो भी उनका चीज़ है उसके अंदर वो नहीं छाप सकते। जिस वजह से लोग किंग की कई सारी बुराइयों के बारे में नहीं जान पाते थे, क्योंकि किंग जो थे वो अपने अपने बारे में कोई भी गलत चीज़ छापने की परमिशन ही नहीं देते थे, जिस वजह से लोगों को कई सारी बातें किंग्स की नहीं पता चल पाती थी। तो अब जब एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप हो गया था, तो अब इसके बाद जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट आएगी उसके खिलाफ, यानी कि अगर वो कोई गलत कदम भी उठाता है तो न्यूज़पेपर वाले उसे छाप सकते थे, जिस वजह से लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी आ जाती, जिससे लोग जान पाते कि उनके जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए क्या कर रही है, यानी कि अच्छा कदम उठा रही है या फिर कुछ गलत कदम उठा रही है। तो ये जो थी, ये जो सेंसरशिप के समाप्त होने से ये इतनी बड़ी चीज़ जो फ्रांस में आई, जिस वजह से लोगों के बीच में बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब उन्हें मिल पाती कि वो किंग या फिर जो गवर्नमेंट वहाँ पे बनी उनको लेकर के, मतलब उनके बदलने का या उनके बारे में जो लोग नज़रिया क्या रखें, वो उनके जो भी लॉज वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता चल जाती न्यूज़पेपर्स और ये जो नई मीडिया है उसके थ्रू। तो ये जो एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था। तो अब हम लोग इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आते हैं। तो जो इस चैप्टर के कंक्लूजन यानी कि लास्ट में जो दिया गया वो ये है कि 1804 में फ्रांस में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और ये आते ही इसने फ्रांस से डेमोक्रेसी और जो रिपब्लिक था वो वहाँ से हटा दिया और ख़ुद को वहाँ का एम्पेरर घोषित कर दिया। अब ये जो था, ये फ्रांस का एम्पेरर बनने के साथ साथ ये जो फ्रांस था उसके अगल बगल के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ थे उन सभी को ये कन्क्यूर करना चाहता था, यानी कि उन सभी को ये जीतना चाहता था। यही इसका मेन लक्ष्य था, जिस वजह से ये इसने खुद को फ्रांस का एम्पेरर घोषित किया। तो इसने फ्रांस में कई सारे लॉज लाए, जैसे कि लॉज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसे करके कई सारे लॉज लाए। पर इसने कई सारे बुरे कदम भी उठाए, जिस कारण से लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई। तो आखिरकार इसे बैटल ऑफ वाटरलू जो कि 1815 में हुआ, उसमें इसे हरा दिया गया, और इसे इसे हरा करके हटा दिया गया फ्रांस से। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे हमें कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं। उनमें से कुछ आइडिया हैं, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इत्यादि। तो ये सारे जो आइडियाज़ है ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलते हैं, जिसे कि अभी भी हम लोग के देश में या फिर कई सारी जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो इन सारे आइडियाज़ से बहुत सारे देश उस समय प्रभावित हुए, और हमारे इंडिया में भी दो लोग इन सारे आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जिनका नाम था
टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय। तो ये दोनों लोग थे, ये इस आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।